द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 36। अभी बाहर आते हो कि मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को ही खत्म कर दूं। अब तक राहुल के बार बार सौरभ और यामिनी को बुलाने के बाद भी जब वो दोनों बाहर नहीं आते हैं तो राहुल गुस्से में उन दोनों के हिस्से की सजा ठीक वैसे ही उनके शिष्यों को देने का ठान लेता है जैसे उन्होंने उसके बिल्कुल निर्दोष गांव वालों के साथ किया था। और ये ठानते ही राहुल उन सभी इनर एरिया के शिष्यों पर हमला करने के लिए अपनी 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक को एक्टिवेट करके ड्रैगन किंग को अपने पीछे समन बुला कर लाइटनिंग हैसेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह से तुरंत ही गायब होकर उन शिष्यों की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। अब आगे राहुल के यहाँ सेलेस्टियल सेक्ट आने से कुछ देर पहले सेक्ट लीडर सौरभ और बाकी के एल्डर्स को कल रात क्या हुआ था इसका पता चलता है, जिसके कारण सेक्ट के मेन डिस्कशन हॉल में सेक्ट लीडर सौरभ, एल्डर यामिनी और बाकी के सभी एल्डर्स इकट्ठा होते हैं। और इस वक्त डिस्कशन हॉल का माहौल बहुत ही ज्यादा सीरियस और टेंस हो रखा था। और उसी सीरियस माहौल में सेक्ट लीडर अपनी आंखों की एक भौं को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने सामने नीचे की ओर बैठी हुई एक बूढ़ी औरत को थोड़े टाइम तक घूरकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, एल्डर यामिनी, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता था ना कि कल ही मैंने उस लड़के को अपनी जुबान दी थी कि मैं उसके पैन गांव की रक्षा करूंगा, पर इसके बावजूद भी तुम्हारी ये करने की हिम्मत हम पर वहीं अपने सेक्ट लीडर सौरभ के मुंह से अपनी गलती सुनने के बाद भी एल्डर यामिनी उस गलती को मानकर उसका प्रयाशित करने की जगह बेहद ही गुस्से और सर्द तरीके से नाक सिकोड़ते हुए बोलती है, वो सिर्फ कुछ कीड़े मकोड़ों की ही तो जिंदगियां थी, तो क्या हुआ अगर मैंने उन्हें मार भी दिया तो क्या अब वो घटिया लड़का इतनी छोटी सी बात का बदला लेने के लिए यहाँ हमारे सेक्ट में आ जाएगा? और वैसे भी जिस तरीके से मैंने पिछले 10 सालों में तुम्हें फॉलो किया है, सेक्ट के लिए जितने महान काम किए हैं और जितनी बार भी सेक्ट की भलाई के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है, उन सभी महान कार्यों की तुलना भला तुम उन कीड़े मकोड़ों की जान को कैसे ही कर सकते हो? जो सुनते ही सौरभ तुरंत ही अपने गुस्से को शांत करते हुए यामिनी को समझाते हुए बोलता है, एल्डर यामिनी, ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मेरे लिए अभी भी तुम ही उस गांव के सामने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इनफैक्ट उस गांव की तो मेरी नजरों में शुरू से लेकर अब तक कोई औकात ही नहीं थी, पर यह गांव राहुल के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। और अगर उसको इस सच का पता चल गया कि उसके गांव को खत्म करने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो वो सेलेस्टियल सेक्ट जरूर आएगा। और प्रॉब्लम भी वही है क्योंकि तब मेरे पास अपने प्रॉमिस के चलते उसको बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं होगा, जिसके कारण अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं उसको उसके सवालों का क्या जवाब दूंगा? जिसको सुनते ही एल्डर यामिनी जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, शायद तुम्हें उसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी शिष्या रेखा ने मुझे बताया था कि कल वो बाय चांस जब पैन गांव के ऊपर से उड़कर कहीं जा रही थी तो उसने तब राहुल को देखा था, जो अपने गांव को यूं तबाह हुआ देख अकेले ही फॉलेन स्पिरिट सेक्ट से बदला लेने के लिए निकल गया था। जिसके कारण अब सिर्फ 2 ही परिणाम सामने आ सकते हैं। पहला तो ये कि वहां जाकर वो वहां के सेक्ट लीडर द्वारा मारा जा सकता है, जिसके मारे जाने पर मेरा सारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसके चलते अगर विक्रांत कुमार अपने शिष्य का बदला लेने के लिए अगर आता भी है तो वो फॉलेन स्पिरिट सेक्ट में ही जाएगा, ना कि यहाँ सेलेस्टियल सेक्ट में आएगा। या तो दूसरा परिणाम ये कि वो छोटा कीड़ा उस सेक्ट लीडर की ताकत को देखते ही वहां से अपने धरती एस्केप एम्बलम का एक और बार इस्तेमाल करके बचकर भाग जाएगा, जिसके कारण वो बदले को भूलकर यहाँ इस एरिया से कहीं दूर भागकर चला जाएगा, जिसके चलते भी वो लड़का हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा और मेरा प्लान एक बार फिर से कामयाब हो जाएगा। हा हा हा। और एल्डर यामिनी की इस बात को सुनते ही सेक्ट लीडर कुछ देर के लिए कुछ सोचता है और फिर अपने एक हाथ को हिलाकर बोलता है, भूल जाओ, भूल जाओ। उस लड़के के स्टेटस और तकनीकों के चलते वो लड़का इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। हम ये कैसा रहेगा कि हम अपने सेक्ट के एल्डर्स को भेजकर फॉलेन स्पिरिट सेक्ट के लीडर को यहाँ उसके सेक्ट से ले आते हैं और फिर कुछ दिनों में मैं उस सेक्ट लीडर को पब्लिक में सबके सामने अपने हाथों से मार दूंगा, जिससे मैं राहुल को दिखा पाऊंगा कि मैंने उसके गांव वालों को इंसाफ दे दिया है। और ऐसा करने से हम राहुल पर एक उपकार भी कर देंगे, जिससे वो हमारे खिलाफ जाने के बारे में फिर कभी भी नहीं सोचेगा। जिसको सुनते ही वहां मौजूद बैठे हुए एल्डर्स में से एक एल्डर खड़ा होकर बोलता है, सेक्ट लीडर, उस लड़के के लिए इतनी झंझट करने की क्या जरूरत है? क्या हम सीधा सीधा फॉलेन स्पिरिट सेक्ट के लीडर को मारने के लिए अपने एक एक्सपर्ट शिष्य को ही नहीं भेज सकते? वो इस काम को आराम से कर देगा। और भला आप, वो लड़का हमारे बारे में क्या सोचेगा, इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? और उस एल्डर की इस बात को सुनकर सेक्ट लीडर पहले तो अपनी आंखें छोटी कर लेता है और फिर अपने सर को ना में हिलाते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को देखकर पूरी सीरियसनेस के साथ बोलता है, तुम सबको शायद
विक्रांत कुमार की ताकत का ठीक से अंदाजा नहीं है। अगर तुम उससे पहले अगर मिले होते तो तुम्हारे मन में इस मामले को ऐसे बिना ज्यादा ध्यान दिए हल करने का ख्याल आता ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा शख्स है जो अपने हर मामले का अंत बिल्कुल सही और सटीक तरीके से चाहता है, और जो अंत उसके हिसाब से नहीं होता है उससे गुस्सा होकर वो सभी चीजों को अंधाधुंध तबाह करने लग जाता है, और उसके इस गुस्से को सहन करने की औकात हमारे सेक्ट में बिल्कुल भी नहीं है। और अभी सेक्ट लीडर ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी उस हॉल और पूरे सेक्ट में राहुल की दहाड़ने जैसी आवाज सुनाई देती है। सौरभ और यामिनी, तुम दोनों जल्दी से अपने बिल से बाहर निकलकर अभी मेरा सामना करो। और राहुल की इस आवाज को सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरे सीरियस और अजीब से हो जाते हैं। अभी वो सभी अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लिए अपने दिमाग में राहुल के यहाँ आने के अलग अलग कारण पर विचार कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक एल्डर अपने विचारों को आवाज देते हुए बोलता है, शिट, ये लड़का तो हमारे लिए यहाँ तक आ चुका है, और देखो ये जिस तरीके से बोल रहा है उससे तो मुझे यही डर लग रहा है कि कहीं इस लड़के को पूरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया है। और उस एल्डर की इस बात पर सेक्ट लीडर सौरभ भी अपनी आंखों की भौं को ऊपर की ओर उठा लेता है, क्योंकि राहुल की इस आवाज की टोन से इस चीज के होने के चांस बहुत ही ज्यादा थे। पर वहीं एल्डर यामिनी राहुल की इस बात को सुनकर सबसे अलग गुस्से से बोलती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने इस घटिया मुंह से हमारे नाम इतनी डिसरिस्पेक्ट के साथ लेने की? और उस पागल फॉलेन स्पिरिट सेक्ट के सेक्ट लीडर की भी क्या मरने की इच्छा है, जो उसने इस लड़के को ऐसे इतनी आसानी से छोड़ दिया है, और छोड़ा तो छोड़ा उसको सारा सच भी बता दिया है। हम और अभी एल्डर यामिनी राहुल और उस फॉलेन स्पिरिट सेक्ट के सेक्ट लीडर को इस तरीके से कोस ही रही थी कि तभी वहां बैठे सभी लोगों को राहुल की आवाज फिर से सुनाई देती है। मैं फिर से अपने आप को दोहराता हूं कि सौरभ और यामिनी, जल्दी से अपने कछुए के शैल से बाहर निकलकर मेरा सामना करो डरपोकों, वरना मैं तुम्हारे सेक्ट को भी पूरी तरह से खत्म करके पूरा चपटा फ्लैट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। और इस बार जैसे ही राहुल के ये शब्द सेक्ट लीडर सौरभ, जो अभी तक अपनी समझ को बनाए रखा था, वो भी पूरे गुस्से में आ जाता है। मेरे सेलेस्टियल सेक्ट को खत्म करके फ्लैट चपटा कर देगा क्या? जिस तरीके से मैंने इसके मास्टर की रेस्पेक्ट की है, वैसे कभी इसने मेरी रिस्पेक्ट कभी की भी है? और सेक्ट लीडर के साथ साथ इस वक्त वहां मौजूद बैठे हुए सभी एल्डर्स भी इस बार गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि जब से सेलेस्टियल सेक्ट कुछ हजारों साल पहले से अस्तित्व में आया है, तब से लेकर आज तक किसी ने भी सेक्ट में ऐसे चिल्लाने और ऐसे घटिया शब्द बोलने की हिमाकत नहीं की थी। और वहीं एल्डर यामिनी उनके इस गुस्से की आग को और बढ़ाने के लिए घी डालती हुई सर्द आवाज में बोलती है, ये लड़का यहाँ मौजूद किसी की भी रिस्पेक्ट करना नहीं जानता है, देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। सेक्ट लीडर, आप सबसे पहले इसको इग्नोर कीजिए और हमारे सेक्ट के एक्सपर्ट शिष्यों को उसे संभालने के लिए भेज दीजिए, क्योंकि उन सभी को अच्छे से आता है ऐसे लोगों से डील करना। इस लड़के ने आखिरी बार हमारे कुछ कमजोर एल्डर्स और शिष्यों को अपने मास्टर के दिए हुए ताकतवर स्पेल से क्या मार दिया। इसको लगता है कि अब कोई इसको कभी भी नहीं हरा सकता है, तभी तो देखो कैसे यहाँ बदतमीजी करने के लिए आ गया है। और एल्डर यामिनी की इस सलाह को सुनकर सेक्ट लीडर सौरभ थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं, ये लड़का सच में सजा का हकदार है। वहीं दूसरी तरफ बाहर राहुल ने अपना मौत का तांडव शुरू कर दिया था, और इस बार तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर कोर बेयरिंग स्टेज के लेवल 7 पर था, जिसके कारण उसकी लाइटनिंग हैसेट की स्पीड और 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक के 9वें फॉर्म ड्रैगन किंग की ताकत भी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके कारण इस बार सेक्ट के शिष्यों को आसमान पहले से भी ज्यादा जल्दी ना चाहते हुए दिख रहे थे, जिसके कारण भगवान यम को भी राहुल को अपनी ग्रैंड कंपनी का सीईओ बनाने के फैसले पर प्राउड महसूस हो रहा था। इस बार तो कुछ ही सांसों में राहुल युद्धभूमि में उसके सामने आने वाले सभी शिष्यों की जान बिना किसी भेदभाव के ले लेता है, और ये सब करते वक्त राहुल किसी पर भी बिल्कुल दया नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उस वक्त उसकी नजरों के सामने बार बार गांव के सरपंच अभिषेक, पल्लवी और भी बहुत से निर्दोष लोगों के चेहरे आ रहे थे। और जब उसको ये महासंहार करते हुए दूर खड़े शिष्य देखते हैं तो उनकी आंखें शौक से पूरी की पूरी खुल जाती हैं। और ऐसे उनकी आंखें शौक से इसलिए खुल जाती हैं क्योंकि वो राहुल को उनके साथी सीनियर शिष्य से आम इंसानों की तरह लड़ते हुए देखने की बजाय उसे किसी घोस्ट राइडर की तरह लड़ते हुए देख रहे थे। नहीं, ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि राहुल बहुत ही तेजी के साथ एक शिष्य से दूसरे शिष्य के पास और फिर दूसरे शिष्य से तीसरे शिष्य के पास बहुत ही तेजी से जा रहा था। हाँ, सिर्फ जा रहा था ऐसा उनको दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें राहुल की तलवार और उसका हमला करना दिखाई ही नहीं दे रहा था।
जैसे वो हमला कर ही नहीं रहा हो, और अगर ऐसा होता तो ठीक भी था। पर यहाँ आती है सबसे डरवानी बात, जो थी राहुल जिस भी शिष्य के पास से गुजर रहा था उस शिष्य की गर्दन उसके अपने शरीर से बिना किसी आवाज के अलग होकर नीचे जमीन पर गिर रही थी, और उस शिष्य के शरीर में से उसका गोल्डन कोर भी मायावी तरीके से गायब होता था, और होता था उस गोल्डन कोर की जगह शरीर में एक बड़ा सा छेद, जैसे किसी ने उनके गोल्डन कोर को खुद उनके डेंटियान में हाथ डालकर बाहर निकाल लिया हो। और जो शिष्य राहुल के पास रहकर लड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो राहुल की ताकत को देखकर वही शॉकड होकर जम से जाते हैं, और फिर इस शॉक से बाहर आने से पहले ही पता नहीं पर क्यों ना चाहते हुए भी उनको आसमान दिखाई देने लगता है। उन सब बेचारों को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ अभी हो क्या रहा है। ये कैसे उनके सभी साथियों के सर बिना किसी स्ट्रगल के उनके शरीर से अलग होकर गिर रहे हैं, और ये लड़का कोर बेयरिंग स्टेज पर होने के बावजूद भी बिना तलवार के कैसे इतनी तेजी से उड़ सकता है। अभी वो सब इस सवाल के जवाब को सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें राहुल की सर्द आवाज फिर से थोड़ी हंसी के साथ सुनाई देती है, यहाँ मेरे पास तुम सब के शरीरों को बांधने के लिए ज्यादा कपड़ा नहीं है, जिस कारण ये कैसा रहेगा कि मैं तुम सबकी हड्डियों से एक पिरामिड बनाकर अपनी पलवी और बाकी गांव वालों को श्रद्धांजलि दूं। हम बढ़िया ख्याल है। ही और इस वक्त सेलेस्टियल सेक्ट के उन डर कर जमे हुए शिष्यों को देखकर राहुल की आंखें लाल, चेहरे पर अपार गुस्सा था। और जैसे ही वो सभी शिष्य राहुल की बात को सुनकर उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस करते हैं तो उनका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है, और कुछ ने तो डर के मारे अपनी यूनिफॉर्म तक को गिला कर लिया था। उन सबको अब तक ये महसूस हो चुका था कि इस मामला को अब आगे संभालना उनके बस के बाहर हो गया है। इनफैक्ट ये मामला उनके बस में कभी था ही नहीं। देखो जरा उस राक्षस को कैसे बिना मेहनत के हमसे ताकतवर सीनियर्स को खेत में पक्की हुई फसलों की तरह आराम से काट रहा है, जिसको महसूस करते ही वो जोर से चिल्लाते हैं, जल्दी भागो, उद्धरण चिन्ह, जल्दी से इस महासंहार की खबर सेक्ट लीडर तक पहुंचाओ, उद्धरण चिन्ह। और इस चिल्लाने के साथ ही पूरी जगह पर हाहाकार मच जाता है। वहां मौजूद सभी शिष्य तेजी से डिस्कशन हॉल की तरफ पैनिक करते हुए भागने लगते हैं। द ग्रेट मास्टरमाइंड, चैप्टर 37, खून के बदले खून। कोष्टक। अब तक राहुल की अद्वितीय ताकत को देखकर वहां खड़े सभी सेलेस्टियल सेक्ट के शिष्यों को उनकी औकात पता चल जाती है, जिसके तुरंत बाद ही वो अपनी जान को बचाने के लिए पैनिक करते हुए सेक्ट के अंदर डिस्कशन हॉल की तरफ भागने लगते हैं, जिन्हें ऐसे भागता देख राहुल के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। अब आगे राहुल से डरकर भागते भागते सभी शिष्य सेक्ट के डिस्कशन हॉल के बाहर पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचते ही वो बंद दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठकर मदद की गुहार लगाते हुए बोलते हैं, सेक्ट एल्डर्स, सेक्ट लीडर, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो राहुल अपने रास्ते में आने वाले सभी शिष्यों को मारते हुए यहाँ सेक्ट के अंदर आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। वो पूरा पागल हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। वो अपने साथ बिना सर के मृतकों का पूरा पहाड़ हमारे सेक्ट में लेकर आया है, और यहाँ तक ही नहीं, वो तो अब हमारे सेक्ट के एक्सपर्ट सीनियर भाइयों को मक्खन की तरह काटे जा रहा है। कुछ तो कीजिए सेक्ट एल्डर्स, सेक्ट लीडर, हमारी जान बचाइए, इस सेक्ट को बचाइए, वरना उस लड़के को पूरे सेक्ट से शिष्यों का नामोनिशान मिटाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। और उन शिष्यों की इस मदद की गुहार को सुनते ही एक धम की आवाज के साथ डिस्कशन हॉल का दरवाजा खुल जाता है, और उसमें से कुछ एल्डर्स अपने चेहरे पर शॉकड एक्सप्रेशन लिए बाहर निकलते हैं, और अपने शक को कंफर्म करने के लिए अपने सामने खड़े शिष्यों से पूछते हैं, तुम सब क्या बोल रहे हो कि उस राहुल ने हमारे सेक्ट के शिष्यों को मारने की हिम्मत की है? और ऐसा सवाल वो इतने शॉकड होकर इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आज से पहले तक किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं हुई थी उनके शिष्यों को उन्हीं के सेक्ट में मारने की, पर आज ये हिम्मत की भी तो एक कोर बेयरिंग स्टेज के तुच्छ कल्टीवेटर ने, और इस चीज पर उनका विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और एल्डर्स के इस सवाल को सुनते ही वहां खड़े सभी शिष्य अपने सर को जल्दी से किसी मुर्गी की तरह हाँ में हिलाते हैं, जैसे कि वो अभी दाना चुग रही हो। और अपने इस सवाल का जवाब हाँ में मिलते ही वो सभी एल्डर्स पहले तो सदमे वाली स्टेट में चले जाते हैं कि एक कोर बेयरिंग स्टेज के कल्टीवेटर ने उनके एक्सपर्ट शिष्यों को आखिर मारा तो मारा कैसे, जो सभी खुद कम से कम गोल्डन कोर स्टेज पर थे, जिनको सेक्ट ने बहुत ही ज्यादा सख्त और कठोर ट्रेनिंग दी थी। उद्धरण चिन्ह। उन सभी एल्डर्स के शौक से अलग एक बूढ़ी औरत, ऑफ कोर्स यामिनी, बहुत ही ज्यादा गुस्से में दांत पीसते हुए बोलती है, वो छोटा घटिया कीड़ा जीने से लगता है बहुत ज्यादा थक गया है। सेक्ट लीडर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस लड़के का सर आपको इसी वक्त पेश करना चाहूंगी। और उसने ये इतने गुस्से से बोला था कि अगर उसके कान और नाक से इस वक्त धुआं भी निकले तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी।
और यामिनी की इस बात को सुनकर सेक्ट लीडर सौरभ अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, एल्डर यामिनी, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए क्योंकि आप उस लड़के को जान से नहीं मार सकती हैं। जिसको सुनते ही एल्डर यामिनी सरप्राइज होते हुए अचानक से बोलती हैं, क्या, पर क्यों सेक्ट लीडर, हम उस लड़के को क्यों नहीं मार सकते जबकि वो हमारे नाक के नीचे सभी शिष्यों को एक एक करके मारे जा रहा है, कहीं आप उसे ऐसे ही जाने देने के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये बात हमारे सेक्ट से बाहर जाती है तो हमारा सेक्ट इस अग्नि प्रदेश में आगे सर उठाकर कैसे जी पाएगा। उद्धरण चिन्ह। और यामिनी के अभी बोले गए एक एक शब्द के कारण सेक्ट लीडर का गुस्सा हर पल बढ़ते ही जा रहा था, जिसको और कंट्रोल ना कर पाने के कारण वो एल्डर यामिनी पर जोर से चिल्लाता है, शट अप। अगर तुमने ये मामला अपने हाथ में लिया ही नहीं होता तो क्या ये मामला इतने आगे तक बढ़ता, बताओ मुझे। जिसको सुनते ही एल्डर यामिनी अपनी जगह पर जम सी जाती है और शॉकड होते हुए बोलती है, सेक्ट लीडर आप। और वहीं सेक्ट लीडर को एल्डर यामिनी पर इस तरीके से चिल्लाते देख बाकी के एल्डर्स भी अपनी जगह पर जम से जाते हैं क्योंकि एल्डर यामिनी उन्हीं एल्डर्स में से एक थी जिसने सेक्ट लीडर की मदद सेक्ट बनने के शुरू के दिनों में संभालने में की थी, और इसके अलावा भी सेक्ट लीडर सौरभ सभी मामलों में एल्डर यामिनी को सबसे ज्यादा तवज्जो और फायदा देते थे। पर आज इसके उल्ट सेक्ट लीडर एल्डर यामिनी पर एक तुच्छ कोर बेयरिंग स्टेज के कल्टीवेटर के लिए चिल्ला रहे हैं। ये सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात थी। और उन सबके इन एक्सप्रेशंस को समझते हुए सेक्ट लीडर सौरभ उन्हें डरते हुए अपनी बात का मतलब समझाते हुए बोलते हैं, तुम सब कहीं ये तो नहीं भूल रहे हो ना कि इस लड़के का मास्टर विक्रांत कुमार है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उसको गुस्सा दिलाने की कीमत हम बिल्कुल भी नहीं चुका सकते। उस लड़के के पास अभी एक ऐसा टोकन है जिसकी मदद से अगर वो कभी खतरे में होगा तो वो अपने मास्टर विक्रांत को तुरंत ही अपनी मदद के लिए बुला सकता है, जिसके आने के बाद सेलेस्टियल सेक्ट छोड़ो पूरा का पूरा देश भी खत्म हो सकता है। और अपने लीडर की इस बात को सुनते ही वहां मौजूद सभी एल्डर्स गहरी ठंडी सांस लेते हुए अपने आप में बड़बड़ाते हैं, क्या पूरा देश खत्म हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। माय गॉड, क्या वो विक्रांत कुमार किसी तरह का कोई देवता है? उद्धरण चिन्ह। हम अब इसमें कोई भी शक नहीं रह गया है कि सेक्ट लीडर उस लड़के से इतना डरते क्यों है। लगता है वो सच में ऐसा कोई है जिससे पंगा लेने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। और इस चीज का एहसास होते ही कुछ एल्डर्स अपने विचारों को आवाज देते हुए सेक्ट लीडर से पूछते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अब हम उसको ये परमिशन तो नहीं दे सकते हैं ना कि वो सेक्ट के सभी मेंबर्स को मारकर अपने गुस्से को शांत कर सकता है ना? और इस बार तो सौरभ की बात को सुनकर उस बूढ़ी औरत के एक्सप्रेशन में भी काफी बदलाव आता है क्योंकि अब वो आखिरकार समझ ही गई थी कि विक्रांत कुमार कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ वो पंगा ले सकती है। और ये समझने के कुछ देर बाद यामिनी अपने दांतों को पीस कर कॉम्प्रोमाइज करते हुए बोलती है, लीडर ये सब मेरी गलती के कारण हो रहा है, इसलिए मैं अपनी इस गलती की पूरी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ, जिसके कारण मैं अभी उसके सामने जाकर अपनी गलती का प्रायश्चित करती हूँ। जिसको सुनते ही सेक्ट लीडर सौरभ यामिनी से पूछता है, और तुम इस गलती का प्रायश्चित करने के बारे में कैसे सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में वो यामिनी अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस अंदर लेती है और अपनी स्टोरेज रिंग से एक पिल्स की बोतल निकालकर दिखाते हुए बोलती है, ये मेरे पास आखिरी वाइटलिटी पिल्स की बोतल बची है जो मैं अपनी गलती के मुआवजे के तौर पर उस लड़के को दे दूंगी। उद्धरण चिन्ह। जो सुनते ही सौरभ अपने सर को सहमति में हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हम मनाइए, वाइटलिटी पिल्स की बोतल कीमती है पर इससे उस लड़के का गुस्सा पूरे तरीके से शांत नहीं होने वाला है, इसलिए तुम इसके साथ में कुछ आध्यात्मिक हथियार भी दे देना। जो सुनते ही यामिनी अपने दांतों को पीसते हुए बड़ी मुश्किल से हाँ बोलती है। अब ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नाखुश थी कि अब उसे उन कीड़े मकोड़ों की जान के बदले इतनी कीमती पिल्स और हथियारों को फालतू में गंवाना पड़ेगा। और ये डिसाइड होते ही पीछे खड़े एल्डर्स तुरंत ही अपनी उड़ने वाली तलवार पर सवार होकर युद्धभूमि की तरफ निकल जाते हैं और उनके पीछे सेक्ट लीडर और यामिनी भी चले जाते हैं। और फिर कुछ ही पलों में वो सभी वहां युद्धभूमि में पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचते ही उन ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के एल्डर्स और इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के लीडर के सामने एक ऐसा नजारा उभर कर आता है जिससे वो सभी शॉकड होकर अपने कदम पीछे ले लेते हैं। उन्हें इस वक्त राहुल ट्रेनिंग ग्राउंड युद्धभूमि के बीचों बीच खड़ा हुआ दिखता है, जिसके साइड में उन्हें बिना सर वाले शरीरों का एक पूरा एक पहाड़ दिखाई देता है,
जिनसे खून अभी भी धीरे धीरे निकल ही रहा था, और ये शरीर थे फॉलन स्पिरिट सेक्ट के शिष्यों और उनके एल्डर्स के, और उन्हीं के साइड में उन्हें वैसा ही एक छोटा सा पहाड़ और नजर आता है, पर इसमें एक अंतर था जो कि था उनकी यूनिफॉर्म में, जो फॉलन स्पिरिट सेक्ट के शिष्यों की जगह उनके खुद के सेलेस्टियल सेक्ट के एक्सपर्ट शिष्यों की थी, और उन सब के शरीरों से निकलते हुए खून के कारण पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड लाल रंग से रंग चुका था। पर इन सब चीजों को देखकर भी वो इतने शॉकड नहीं हुए थे जितने वो इन सभी शरीरों के बीच में पड़े एक ब्लैक लॉन कोट पहने हुए बूढ़े व्यक्ति के शरीर को देखकर हुए थे, जिसका शरीर इस वक्त तलवारों से छल्ली हो रखा था। जिसको पहचानते ही अभी पहुंचे एल्डर्स में से एक एल्डर राहुल से पूछता है, क्या फॉलन स्पिरिट सेक्ट का सेक्ट लीडर मर चुका है? क्या इस सेक्ट लीडर और यहाँ मौजूद सभी लोगों को तुमने मारा है? उद्धरण चिन्ह। जो आवाज सुनते ही राहुल, जो अभी अपने सिस्टम में अपनी इंफॉर्मेशन को देख रहा था, तुरंत ही सिस्टम से बाहर निकलकर उस दिशा में देखता है जहां से आवाज आई थी, जहां उसे सेलेस्टियल सेक्ट का सेक्ट लीडर सौरभ, एल्डर यामिनी और बाकी के एल्डर्स दिखाई देते हैं, जिनको देखते ही राहुल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान, डेविल स्माइल आ जाती है, और वो उसी डराने वाली स्माइल के साथ उन्हें बोलता है, ओह, लगता है आखिरकार डरपोक चूहों में अपनी शक्ल मुझे दिखाने की हिम्मत आ ही गई। अच्छा है, अब मुझे तुम्हें तुम्हारे बिल में ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और शायद तुम में से अभी किसी ने पूछा था कि क्या मैंने इस फॉलन स्पिरिट सेक्ट के बूढ़े को अते को मारा है। ही रुको थोड़ी देर, जब मैं तुम्हारे सामने उस कब्र में ऑलरेडी आधी लटकी हुई बूढ़ी औरत को मरूंगा तो तुम्हें इस सवाल का जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। और इतना बोलते ही राहुल यामिनी को देखकर अभी तक दबी हुई अपनी भयानक मारने की इच्छा को पूरे तरीके से रिलीज कर देता है, जिसको महसूस करते ही उस बूढ़ी औरत को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी सी छुटती हुई महसूस होती है, जिसके कारण उसके शरीर के रोंगटे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, और उसे इस वक्त अपना दिल भी किसी अनजाने डर से कांपता हुआ महसूस होता है। और राहुल के इस जवाब को सुनते ही वहां मौजूद सभी एल्डर्स को यह समझ आ गया था कि फॉलन स्पिरिट सेक्ट का जो सेक्ट लीडर उनके जैसे एक ओरिजिन इन्फेंट स्टेज का कल्टीवेटर था, इस बच्चे द्वारा मारा गया है। ये कैसे संभव हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम 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 अल्पविराम। वहीं दूसरी तरफ जो शिष्य राहुल के आतंक को देखकर अपनी पूंछ अपने दोनों पैरों के बीच दबाकर भागे थे, मतलब डर के भागे थे, वो अपने एल्डर्स और लीडर को प्रकट होते देख तुरंत ही अपना सीना तानकर और पूंछ बिल्कुल किसी शेर की तरह हिलाते हुए वापस आ जाते हैं, और राहुल को गुस्से से देखते हुए अपने सेक्ट लीडर से शिकायत करते हुए बोलते हैं, सेक्ट लीडर, ये लड़का बहुत ही ज्यादा धूर्त और निर्दय है। मेरे सीनियर भाई इससे सिर्फ यहाँ आने का कारण पूछने के लिए इसके पास क्या गए, इसने तो जवाब देने की जगह उन्हें बिना मौका दिए ही जान से मारने लगा, और देखिए ऐसे करते करते इसने हमारे सभी सीनियर्स को मार डाला है। ये बिल्कुल सच बात है सेक्ट लीडर, आपको हमारे मरे हुए सीनियर्स का बदला इस निर्दय इंसान से लेना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ सेक्ट लीडर, आपको इसको इसके शरीर के 1000 टुकड़े करके मार देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम 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 अल्पविराम। और उन सभी को उसके खिलाफ ऐसे बोलते देख राहुल स्माइल करते हुए उनसे बोलता है, अरे तुम लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ओह अच्छा, मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम्हें अपने सीनियर्स से दोबारा कभी ना मिलने का दुख सता रहा है। अरे पगलो, तो इसमें ऐसे गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैं अभी तुम सबको भी कुछ देर में उनके पास भेज देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हम आजकल के बच्चे भी ना बस फालतू में टेंशन ही लेते रहते हैं। और राहुल के इन शब्दों को सुनकर वहां खड़े सभी शिष्यों का गुस्सा एकदम से इतना बढ़ जाता है कि वो आगे बढ़ बढ़ के राहुल पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तुमने अभी इतने ज्यादा लोगों को बिना अपनी पलकें झपकाए मारा है, जिसके बाद भी तुम अभी हमको हमारे सेक्ट लीडर के सामने मारने की हिम्मत रखते हो। और खबरदार अपनी जुबान से मेरे सीनियर्स भाइयों का नाम भी लिया तो आज हमारे सेक्ट लीडर तुम्हें हजारों टुकड़ों में काटकर हमारे सीनियर्स भाइयों की आत्मा को शांति देंगे। अल्पविराम 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 अल्पविराम। और इसी तरह पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में बुरे बुरे शब्दों की आवाज गूंजने लगती है। वहीं रेखा जो इसी भीड़ में खड़ी थी, वो भी चेहरे पर गुस्सा लिए राहुल की तरफ उंगली करके जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, कल जब मैंने तुम्हें उस लड़की के लिए आंसू बहाते हुए देखा था तो मुझे लगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो जो दूसरों की फीलिंग्स और रिश्तों को अच्छे से समझता है, पर मुझे क्या पता था कि मेरा सोचना इतना गलत निकलेगा कि तुम अच्छे इंसान की जगह इतने पागल और निर्दय इंसान होगे जो सही और गलत में भी पहचान नहीं कर पाएगा। मैंने तो तुम्हें यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था कि कल हम बस वहां से सिर्फ गुजर रहे थे, ना कि उन फॉलन स्पिरिट सेक्ट के लोगों का साथ उन निर्दोषों की जान लेने में दे रहे थे। उद्धरण चिन्ह।
यहाँ रेखा अकेली नहीं थी पूरे सेलेस्टियल सेक्ट में, बल्कि वहां मौजूद सभी शिष्य भी थे जिन्हें सच्चाई का बिल्कुल भी नहीं पता था। उन सबको तो यही लग रहा था कि राहुल उन सबको सिर्फ मारने की इच्छा के साथ ही मार रहा है। उनमें से अब तक किसी ने भी राहुल के मारने में बदले की भावना को महसूस नहीं किया था। और रेखा की इस बात को सुनते ही राहुल अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलता है, मुझे किसी ने कभी बताया था कि लड़कियां जितनी ज्यादा सुंदर होती हैं, उनमें उतनी ही समझ कम होती है, जिस पर मैंने कभी भी विश्वास नहीं किया था, पर आज मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो रहा है। जो सुनते ही रेखा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तुम। अभी रेखा ने इतना बोला ही था कि राहुल उसे बीच में टोकते हुए तुरंत ही बोलता है, तुम क्या तुम्हें ये अब तक समझ नहीं आया कि फॉलेन स्पिरिट सेक्ट को किसी ने मेरे गांव पर अटैक करने के लिए कहा था, बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह। और राहुल के मुंह से इन शब्दों के निकलते ही वहां खड़े सभी एकदम से चुप हो जाते हैं, जैसे उस पूरे ग्राउंड में कोई हो ही ना, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये बात तुरंत ही खटकती है कि आखिर राहुल के सेलेस्टियल सेक्ट का मेहमान बनने के बाद फॉलेन स्पिरिट सेक्ट की हिम्मत भला कैसे हो सकती है गांव को बिना वजह बर्बाद करने की। और इस बात के उनके मन में खटकते ही उन सभी की नजरें अपने एल्डर्स और लीडर की तरफ घूम जाती हैं। और वहीं सभी एल्डर्स और यहां तक कि सौरभ की नजरें भी वहीं खड़ी बूढ़ी यामिनी पर चली जाती है, जिनकी नजरों को अपने ऊपर महसूस करते ही यामिनी अपने दांतों को पीसते हुए अपने मुट्ठियों को भींच लेती है और इन सब की वजह राहुल को मारने की इच्छा के साथ घूरने लगती है। और उनकी इस चुप्पी को देखकर पूरे सेक्ट को ये सारा मामला समझ आ जाता है कि फॉलेन स्पिरिट सेक्ट को गांव पर हमला करने के लिए एल्डर यामिनी ने ही कहा था। जिसके समझ आते ही रेखा इस सच से सदमे में चली जाती है, उसका तो पूरा दिमाग ही एकदम से खाली हो जाता है। बेचारी के लिए तो अभी ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि इस निर्दोषों के महासंहार के पीछे उसकी खुद की ही मास्टर थी, जिसे वो अपना भगवान मानती थी। अभी ये डिस्कशन खराब होते ही जा रही थी कि तभी सेक्ट लीडर के बोलने की आवाज सुनाई देती है, मेरे दोस्त राहुल। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुनते ही सभी का ध्यान सौरभ पर चला जाता है। वहीं सौरभ राहुल से बिल्कुल आराम से बोलता है, राहुल प्लीज शांत हो जाओ, हम तुम्हारे इस नुकसान का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। और इतना बोलते ही सौरभ यामिनी की तरफ देखता है, जिसके ऐसे देखते ही यामिनी अपने कोट में से उसी पिल की बोतल को निकालती है। और पिल की बोतल को निकालकर वो राहुल की तरफ बिना मन के फेंकते हुए बोलती है, ये सारी गलती मेरी है, इसलिए मैं इसका भुगतान करने के लिए तैयार हूं, और इसके भुगतान के लिए मैं तुम्हें ये वाइटलिटी पिल्स उन कीड़े मकोड़ों की जान के बदले देने के लिए तैयार हूं, मेरा मतलब उन गांव वालों की जान के बदले। और अगर ये काफी नहीं तो तुम मेरे पैलेस के ट्रेजर रूम में जाकर कोई भी एक हथियार अपनी मर्जी का चुन सकते हो। और उस पिल्स की बोतल के राहुल के पास पहुंचते ही राहुल उसको कैच कर लेता है, और कैच करते ही वो बिना ये देखे कि उसमें क्या है, वो उस बोतल को गुस्से में तोड़ देता है, जिससे उस बोतल के टूटते ही उसमें से बहुत सारी ऐसी पिल्स निकलकर नीचे खून की नदी में जाकर गिरती हैं, जिनके लिए ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के कल्टीवेटर्स कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ऐसा करते ही राहुल एक तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है, ये कितनी घटिया पिल्स थी, जिससे तुम उन निर्दोष लोगों के खून को अपने हाथ से मिटाने की कोशिश कर हो। क्या घटिया और छोटी सोच है तुम्हारी। तुम्हें पता है अगर तुम पूरे सेलेस्टियल सेक्ट को भी मुझे इस गलती की पेमेंट के रूप में दोगी ना, तब भी वो काफी नहीं रहेगा। और जैसे ही यामिनी उन कीमती पिल्स को यूं खून में घुलकर वेस्ट होते हुए देखती है और उस पर राहुल की बात को सुनती है, तो उसे अपने दिल से खून निकलता हुआ महसूस होता है, जिसको महसूस करते ही वो राहुल पर गुस्से से चिल्लाती है, दुस्साहसी। उद्धरण चिन्ह। और इस बार राहुल की इस हरकत पर सेक्ट लीडर सौरभ भी हल्के गुस्से से कांप जाता है, पर फिर इस गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो अपनी भौं को आपस में सिकोड़ते हुए राहुल से बोलता है, तुम्हें चाहिए क्या असल में। उद्धरण चिन्ह। जो सुनते ही राहुल शैतानों की तरह हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, मुझे क्या चाहिए, हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। और अगले ही पल वो अपनी अपनी हंसी को रोककर गांव वालों के चेहरों को याद करते हुए अपनी बिल्कुल लाल आंखों के साथ उस बूढ़ी यामिनी की तरफ देखकर एक एक शब्द को रुक रुक कर अपनी फीलिंग्स को दर्शाते हुए बोलता है, मुझे इस बूढ़ी औरत की जान चाहिए, खून के बदले खून। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नोवेल में आगे? क्या सेक्ट को विक्रांत कुमार के प्रकोप से बचाने के लिए सेक्ट लीडर सौरभ यामिनी की जान राहुल को सौंप देगा, या होगा एक महायुद्ध? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। जिसके जवाब में राहुल गुस्से से अपने एक एक गांव वालों के चेहरों को याद करते हुए दांत पीसकर गुस्से से बोलता है, मुझे उस बुढ़िया की जिंदगी चाहिए, खून का कर्ज खून से ही चुकाया जाएगा। अब आगे
राहुल की इस बात को सुनते ही कि खून का कर्ज खून से ही चुकाया जाएगा, पूरा सेक्ट अपनी जगह पर जम सा जाता है क्योंकि उन्हें राहुल से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्हें तो लगा था कि राहुल पक्का कोई कीमती चीज की डिमांड करेगा, पर ये, ओ माय गॉड। और इसी शौक के साथ उनके दिमाग में अलग अलग विचार आने लगते हैं। क्या इस खून के बदले खून वाली बात का ये मतलब है कि जब तक सेलेस्टियल सेक्ट का हर एक मेंबर अपने खून को बहाकर मर नहीं जाता, तब तक राहुल बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा। उद्धरण चिन्ह। इतने सारे सेक्ट एल्डर्स, सेक्ट लीडर के सामने एक कोर बेयरिंग स्टेज का कल्टीवेटर होते हुए भी इस लड़के में ये बोलने की हिम्मत आई तो आई कैसे? क्या कोई मुझे अभी इस असंभव सवाल का जवाब दे सकता है? नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अभी जब सभी राहुल के शब्दों के बोम के आतंक से प्रभावित थे ही कि तभी राहुल वूश की आवाज के साथ अपनी जगह से गायब होकर उस बुढ़िया की तरफ तेजी से बढ़कर अपने खेती के काम मतलब चुपके से भगवान यम के हिस्से के काम को निपटाने के लिए तेजी से चला जाता है। इस वक्त जहां से भी राहुल गुजर रहा था वहां पर चमकती हुई बिजली को कुछ छोटे पलों के लिए ही देखा जा सकता था, वो भी ठीक से नहीं क्योंकि राहुल इस वक्त अपनी पूरी स्पीड के साथ यामिनी की तरफ बढ़ रहा था। और एल्डर यामिनी की तरफ तेजी से बढ़ते हुए राहुल अपनी तकनीक को एक्टिवेट करके उससे ड्रैगन किंग की ताकत को अपने अंदर ग्रहण करके अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लेता है। और इस वक्त उसकी ताकत किसी नॉर्मल कोर बेयरिंग स्टेज के कल्टीवेटर से तो बहुत ही ज्यादा थी। और इस ताकत को अपने अंदर महसूस करते ही राहुल अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लेता है और उन पर अपनी भयानक मारने की इच्छा को केंद्रित करने लगता है, जिससे उसके मुके की ताकत हर बीतते पल के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा के ओवरलोड से बढ़ती रहती है, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि वो मुके अभी फट जाएंगे। पर इस चीज की राहुल के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी क्योंकि इस वक्त राहुल के मन में एल्डर यामिनी को एक बार में ही खत्म करने का ख्याल चल रहा था क्योंकि अगला मौका शायद सेक्ट लीडर सौरभ उसे ना दे। वहीं राहुल की इस स्पीड, बढ़ती हुई ताकत और मारने की भयानक इच्छा को देखकर यामिनी के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ जाती हैं। उसके एक्सप्रेशन डर और घबराहट के कारण बिल्कुल ही बदल जाते हैं और इस वक्त वो कुछ और नहीं भागने के लिए कौन सी दिशा चुननी है, इसके बारे में सोच रही थी। और रही बात राहुल जो कोर बेयरिंग स्टेज का कल्टीवेटर था उससे लड़ने की, तो ऐसे शौक उसके फॉलन स्पिरिट सेक्ट के लीडर की हालत को देखते ही खत्म हो गए थे। इस वक्त राहुल 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक के 9 फॉर्म्स की ताकत को एक साथ पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण उसकी ताकत पूरे 9 गुना बढ़ के इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसे अपने ऊपर इस बात का कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो अपने सामने खड़ी ओरिजिन इन्फेंट स्टेज की कल्टीवेटर को आसानी से ताकत के मामले में हराकर मार सकता है। और इस पर सोने पे सुहागा तो ये था कि कल प्रोटेक्शन स्पेल को तोड़ते वक्त एल्डर यामिनी को बहुत सी अंदरूनी चोटों का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण एल्डर यामिनी अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इस समय एल्डर यामिनी को वक्त थमा हुआ सा महसूस हो रहा था क्योंकि उसको ये पता लग गया था कि वो यहाँ से भागकर भी राहुल को स्पीड में मात नहीं दे पाएगी। और पता नहीं ये उसका भ्रम था कि हकीकत इस वक्त उसे राहुल की मुट्ठियों में एक छोटा सा ड्रैगन लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके छोटा होने के बावजूद भी उसमें से उसे एक भयानक मौत का ऑरा निकलता हुआ महसूस हो रहा था। और इस ऑरा की भयानकता राहुल के पास आने से हर पल बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही एल्डर यामिनी के हिम्मत हारने के बाद राहुल का मुख का उसके चेहरे को टच करने से कुछ दूरी पर था ही कि तभी एल्डर यामिनी और राहुल के बीच एक परछाई आकर राहुल के मुंह को एल्डर यामिनी के चेहरे को छूने से पहले बस बहुत हुआ इस आवाज के साथ रोक देती है। और ये बात इतनी ज्यादा गुस्से से बोली गई थी कि इसकी आवाज पूरे सेक्ट में गूंज जाती है और इससे निकलने वाला जोरदार प्रेशर भी सबको महसूस होता है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल अपनी तेज स्पीड के कारण अपने आप को रोकने में विफल रहता है, जिसके कारण वो सीधा जाकर उस परछाई से जा टकरा जाता है, जिससे टकराने के बाद सरप्राइजिंगली उसको कोई दर्द महसूस नहीं होता है। उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी नर्म फूलों के बिस्तरे पर गिरा है, पर ऐसा ज्यादा देर के लिए नहीं रहता क्योंकि अगले ही पल राहुल को उस परछाई की आवाज से इतना ज्यादा प्रेशर महसूस होता है कि जिसके प्रेशर की भयानक वेव से वो ब्लास्ट होकर हवा में दूर उड़ते हुए सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाकर बूम की आवाज के साथ जोर से गिरता है। और उस प्रेशर के प्रभाव से राहुल तुरंत जमीन से अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ बहुत ही दर्द के साथ घुटनों के बल बैठकर नीचे सर करके मुंह से खून की उल्टियां करने लगता है। इस बार राहुल बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, जिससे उसे समझ आ गया था कि इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिससे वो अपनी तकनीकों को कंबाइन करके भी एक पल के लिए भी नहीं टिक पाया। वो बिल्कुल भी सेक्ट लीडर का सामना इस ताकत के साथ नहीं कर सकता था।
और इस चीज का एहसास होते ही राहुल अपनी फड़कती हुई आंखों से ऊपर की ओर उस सेक्ट लीडर सौरभ को देखकर एक डेथ स्टेयर देता है, जिसका मतलब ये था कि राहुल इस वक्त सेक्ट लीडर को किसी भी तरीके और कोई भी कीमत देकर हर हालत में मारना चाहता था, जो इस वक्त यामिनी की रक्षा कर रहा था। अगर इस वक्त सौरभ बीच में नहीं आया होता तो राहुल को इस बात पर यकीन था कि वो यामिनी को बहुत ही ज्यादा सीरियस चोट पहुंचा सकता था, जिसके तुरंत बाद ही वो बोन फ्रीजिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके उसको जिंदा ही जलाकर खत्म कर सकता था। पर सौरभ के आने से राहुल के सारे प्लान के परखच्चे उड़ गए थे। इस वक्त उन दोनों की ताकत में पूरे 2 स्टेजेस का डिफरेंस था। पहला तो गोल्डन कोर स्टेज, जिस पर राहुल कोर बेयरिंग स्टेज के बाद ही पहुंचेगा, और गोल्डन कोर स्टेज को पार करने के बाद दूसरा था ओरिजिन इन्फेंट स्टेज, जिनकी ताकत में बहुत ही ज्यादा अंतर था, जिस अंतर को राहुल अपनी कुछ तकनीकों की मदद से कभी भी नहीं पार कर सकता था। और वहीं राहुल के इस डेथ स्टेयर को महसूस करते ही सौरभ राहुल से सर्द, धीमी और भारी आवाज में बोलता है, दोस्त राहुल, तुमने तो लगभग अभी इसको मार ही डाला था। तुम्हें इसी चीज को कंसिडर करके यहां से अपना बदला पूरा हुआ समझकर लौट जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जिसको सुनते ही सबसे पहले राहुल अपने सिस्टम को मन में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने की कमांड देता है और फिर अपनी छाती को कसकर पकड़कर हंसते हुए बोलता है, ही, बस एक बार मुझे इस बुढ़िया को सच में जान से मारने दो, फिर उसको कंसिडर करके मैं अपना बदला पूरा हुआ ये समझकर यहां से चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। और राहुल के इस जवाब को सुनते ही सौरभ का चेहरा फिर से उतर जाता है और वो बोलता है, क्या तुम हमें उन तुच्छ गांव वालों के लिए अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? क्या यही तुम्हारा फैसला है? अगर हाँ तो फिर भले तुम्हारा मास्टर ही क्यों ना यहाँ आ जाए, ये याद रखना कि मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि दोनों तरफ के लोगों को बराबर का नुकसान हो। जिसको सुनते ही राहुल सेक्ट लीडर का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, तुच्छ गांव वालों की जान के लिए तुम्हें दुश्मन बराबर का नुकसान। हा, फिर इतना बोलने के बाद वो जमीन पर हाथ लगाकर जमीन पर सीधा खड़ा हो जाता है और आगे सीरियस एक्सप्रेशन इसके साथ बोलता है, क्या हुआ अगर वो नॉर्मल इंसान थे तो? जिस हिसाब से मैंने इस मामले को देखा है, उस हिसाब से इस बुढ़िया ने एक ऐसे गांव को खत्म किया है जहां के लोग बिल्कुल लाचार थे, जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे, और ऐसा करके तो इस बुढ़िया को हम जानवरों से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये तो उनसे भी गई गुजरी है। और रही बात तुम्हारे बराबर डैमेज पहुंचाने की, तो सुनो, अगर गांव के लिए बदला लेते हुए मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो मैं एक पल के लिए भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम 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 अल्पविराम। और राहुल ने ये आखिरी बात इतनी जोर से बोली थी कि उसकी आवाज पूरे सेक्ट में गूंजने लगती है, जिसको सुनते ही सभी शिष्य वहां अपनी जगह पर ही जम से जाते हैं और राहुल को शॉकड एक्सप्रेशन के साथ देखने लगते हैं और उसके ये शब्द उनके दिमाग में लगातार गूंजने लगते हैं। इस वक्त रेखा भी शॉकड खड़ी हुई थी और राहुल के इन शब्दों को बार बार धीरे से अपने मुंह में खुद से दोहराती जा रही थी, उन गांव वालों का बदला लेने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो मैं एक पल के लिए भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। और इन शब्दों को अपने मुंह में दोहराती हुई वो अपने मन में बोलती है, क्या इस खतरनाक सिचुएशन में भी इस लड़के का इतने जुनून से भरे हुए शब्द बोलना जरूरी है? और ये शब्द अभी राहुल कितना दयालु और अच्छा है ये दिखाते हैं, या कि राहुल कितना बड़ा मूर्ख है ये दिखाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अच्छा और दयालु इसलिए कि वो अपने मरे हुए गांव वालों से अभी भी लॉयल रहकर उनके लिए मरने को भी तैयार है, और मूर्ख इसलिए क्योंकि सेक्ट लीडर हर कीमत पर रेखा की मास्टर की रक्षा करने वाले हैं, जिसके कारण जो अंत में नुकसान सहेगा वो सिर्फ राहुल ही होने वाला है। अभी राहुल के इन शब्दों का असर वहां मौजूद सभी शिष्यों पर हो ही रहा था कि ठीक इसी वक्त राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 20 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 40 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 60 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अल्पविराम 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 अल्पविराम। और इसी तरह लगातार राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देने लगती है, जिस पर राहुल इस वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। और ठीक इसी वक्त सेक्ट लीडर सौरभ राहुल की बात को सुनकर और आसपास के माहौल को देखकर तुरंत ही गुस्से से चिल्लाता है, बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह। पर इतने गुस्से में होने के बाद भी वो राहुल पर हमला नहीं करता है,
और अपनी जगह पर यामिनी के सामने ही खड़े रहकर आगे बोलते हुए कहता है, तुम्हारे मास्टर की रिस्पेक्ट में मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, पर मैं फिर भी तुम्हें ये चेतावनी देता हूं कि इस वक्त से तुम ना ही एल्डर यामिनी और ना ही मेरे सेक्ट के किसी शिष्य को चोट पहुंचा सकते हो। मेरा सेलेस्टियल सेक्ट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम बदतमीजी कर सकते हो। जो सुनते ही राहुल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, और ऐसा क्या, तो मैं भी तुमको अभी ये बात बताना चाहता हूं कि जब भी मैं किसी इंसान को मारने का ठानता हूं तो उसको मेरे चुंगल से फिर कोई भी नहीं बचा सकता है। और इतना बोलते ही राहुल अपने शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने दोनों हाथों पर केंद्रित करने लगता है, जिसको देखकर सौरभ कुछ पल के लिए अपनी जगह पर ठहर सा जाता है और राहुल की हरकतों को एक शक के साथ ऑब्जर्व करने लगता है। पर कुछ देर उसको देखने के बाद भी सेक्ट लीडर सौरभ को ये समझ नहीं आ रहा था कि राहुल असल में क्या करने की कोशिश कर रहा है। और सेक्ट लीडर की तरह उनके सेक्ट के सारे शिष्यों और एल्डर्स के दिमाग में भी यही सवाल चल रहा था कि राहुल असल में क्या करने की कोशिश कर रहा है। अभी वो सब कंफ्यूजन में ही थे कि तभी राहुल अपने दोनों हाथों को ऊपर आसमान की तरफ उठा लेता है, जिस पर राहुल की शुद्ध और असीमित आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा जा सकता था। फिर वो अपने उन हाथों को अपने सीने के आगे ले आता है। और ये सारे प्रोसेस राहुल अभी बहुत ही धीरे धीरे और संभल कर ही रहा था कि तभी उसके दाहिने हाथ पर एक हरे रंग की चमत्कारी आग उत्पन्न हो जाती है, जिसकी लपटें आसपास के वातावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर सीधा बड़ी होकर आसमान में मौजूद बादलों को छूने लगती है। वूश उद्धरण चिन्ह, जिससे निकलती हुई भीषण गर्मी तुरंत ही पूरे ग्राउंड को गर्म कर देती है, जिसके कारण वहां मौजूद सभी शिष्यों के पसीने निकल जाते हैं। इस वक्त ये फ्लेम चमकते हुए ग्रीन रंग में जल रही थी, जिससे निकलने वाली रोशनी से सबकी आंखें कुछ पल के लिए बंद और अपने अंदर छिपी असीमित ताकत को महसूस करवाकर सबके रोंगटे खड़े कर रही थी। इस वक्त ये फ्लेम राहुल के दाएं हाथ में गोल गोल किसी इल्यूजन की तरह नाच रही थी। ससस और इन सब चीजों को महसूस करके सभी सेक्ट एल्डर्स ठंडी हवा मतलब गर्म हवा लंबी सांस के जरिए अंदर लेते हैं और अपने मन में खुद से सवाल करते हैं, ये कौन सा स्पेल है जिससे ये लड़का इस अजीब और बिल्कुल अनजान आग को उत्पन्न कर पा रहा है, और आज से पहले हमने ऐसा कुछ क्यों नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। और इस वक्त इस आग को देखकर सेक्ट लीडर सौरभ भी काफी कंफ्यूज था, क्योंकि उसने भी आज तक ऐसी कोई आग नहीं देखी थी जो हरे रंग की हो, इतना भयानक ऑरा रिलीज करती हो और तुरंत ही इतने बड़े एरिया को गर्म कर सकती हो। अभी सेक्ट लीडर अपनी यादों में ऐसी किसी आग के बारे में याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी राहुल अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की तरफ उठाता है, जिसके कारण उसके हाथ में तुरंत एक सफेद रंग की फ्लेम आ जाती है, जो फ्लेम से ज्यादा कोई सफेद धुआं लग रही थी। पर फ्लेम होने के बावजूद भी ये फ्लेम अपने अंदर से गर्मी की जगह ठंड को रिलीज कर रही थी, जिसके कारण आसपास खड़े सभी लोगों को ठंड लगने लगती है। और इस वक्त जिन शिष्यों का कल्टीवेशन लेवल कम था, उन्हें तो इस वक्त इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि वो कभी भी जम सकते थे। और इस फ्लेम की ताकत को देखकर सेक्ट लीडर सौरभ और बाकी के सभी एल्डर्स बहुत ही ज्यादा शॉकड हो जाते हैं। उन्हें तो इस वक्त इस फ्लेम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई फ्लेम गर्मी की जगह ठंडक भी पहुंचा सकती है। पर अब अपनी आंखों के सामने ऐसी अद्भुत फ्लेम को मौजूद देखकर सौरभ हल्का सा कांप उठता है और अपने मन में सोचता है, इस लड़के ने इतने सारे अजीब और पुरातन काल के स्पेल्स को कहां से प्राप्त किया है, क्योंकि ऐसे स्पेल्स का तो विक्रांत कुमार के पास भी होना मुश्किल है। और फिर इसी सोच के साथ कुछ पल के लिए तो सौरभ का मन भी राहुल के हाथ के ऊपर नाचती इस अद्भुत व्हाइट फ्लेम को देखकर ललचा जाता है, जिसके कारण वो अभी ये आग राहुल के हाथों से चुराना चाहता था। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ राहुल पूरी तरह से अपने स्पेल में खोया हुआ था, जिसके कारण उसे उसके पास क्या हो रहा है इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी, ना ही वो इस चीज की चिंता करना चाहता था, क्योंकि आगे जो वो इस स्पेल बुद्धा फ्यूरी लूट्स के साथ करने वो वाला था, उसके ख्याल से ही उसके पसीने से भरे चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। बुद्धा फ्यूरी लोट्स वही धरती पर मौजूद फेमस नोवल बैटल थ्रू हेवन की फेमस तकनीक थी, जिसको इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास कम से कम 2 उच्च दर्जे की फ्लेमस का होना जरूरी है, जो इस वक्त राहुल के पास मौजूद थी। और इन फ्लेमस के अलावा भी राहुल के पास इस तकनीक की 30% की मास्टरी थी, जिसके कारण राहुल एक साथ 3 फ्लेमस को कंबाइन करके कंट्रोल कर सकता था, जिस वजह से 2 फ्लेमस को कंबाइन करके कंट्रोल करना राहुल के लिए आसान बात थी, जिसके कारण राहुल अगले ही पल अपने दोनों हाथों में पकड़ी मोल्टन ग्रीन लोट्स फ्लेम जो 300 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स की थी और बोन फ्रीजिंग फ्लेम जो 1300 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स की थी को पास लाकर कंबाइन करने लगता है, जिसके कारण उनमें से बहुत तेज गर्मी की लहरें और ठंड की लहरें निकलने लगती हैं,
जिनको महसूस करते ही सेक्ट लीडर अपनी आंखों को छोटा करके राहुल से चिल्लाते हुए पूछते हैं, बच्चे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ सेक्ट के एल्डर्स और शिष्य इस चीज को अपनी आंखों के सामने होता देख हैरत से कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। और उनके पीछे जाते ही राहुल अपनी आंखों को बड़ी करते हुए जोर से चिल्लाता है, जुड़ जाओ। उद्धरण चिन्ह। जो चिल्लाते हुए राहुल अपने दोनों हाथों को जोर से एक ताड़ी के साथ उन दोनों फ्लेम्स को जोड़ने लगता है, जिनको जोड़ते वक्त आसमान में बिजलियां जोर से कड़कने लगती हैं, जिससे आसपास की जमीन भी कांपने लगती है। जिस कंपन को महसूस करते ही वहां खड़े लोग राहुल को चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अरे पागल रुक जाओ, ऐसा मत करो। उद्धरण चिन्ह। अरे वो दोनों आग अलग अलग नेचर की हैं, तुम उसको कैसे कंबाइन कर सकते हो। क्या तुमने कभी आग और बर्फ को जुड़ते हुए देखा है, बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह। अगर तुमने इसको अभी नहीं रोका तो इसके धमाके से तुम मर जाओगे। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अभी सभी लोग राहुल को चिल्लाकर रोकने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी सेक्ट लीडर तुरंत ही अपने हाथ को आगे करके सबके सामने एक बड़ी सी प्रोटेक्टिव स्क्रीन लगा देते हैं, जिससे उसकी आधी कोर एनर्जी खत्म हो जाती है। पर अपने आप को और सेक्ट के लोगों को इस विस्फोट से बचाने के लिए ये जरूरी था। और प्रोटेक्टिव स्क्रीन को सक्सेसफुली लगाते ही वो राहुल से चिल्लाकर बोलता है, राहुल मैं तुम्हें अभी के अभी रुकने का ऑर्डर देता हूं। तुम्हें इतनी आगे बढ़ के खुद को और सबको मारने की कोई जरूरत नहीं है। पर ऑफ कोर्स इस बात को सुनकर भी राहुल बिल्कुल भी नहीं रुकता है, और वैसे अगर वो अब रुकना भी चाहता तो खुद को अब नहीं रोक सकता था। और ये बात उसे अच्छे से पता थी कि बुद्धा फ्यूरी लोड्स की असली ताकत क्या है, जिसके आगे आज ये बुढ़िया जरूर मरने वाली थी। और फिर कुछ ही पलों में बूम की आवाज के साथ दोनों फ्लेम्स आपस में जुड़कर एक ग्रीन व्हाइट रंग का सुंदर लोट्स बनाती हैं, जो राहुल के हाथों के ऊपर पूरा खिल जाता है। और उस लोट्स के खिलते ही राहुल पागलों की तरह हंसते हुए यामिनी को देखते हुए बोलता है, ओ बुढ़िया अब तुम्हारा इस दुनिया से जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने का टाइम आ गया है। बुद्धा फ्यूरी लोट्स बरसाओ इन पर अपने गुस्से का कहर ब्लास्ट। और राहुल के इतना बोलते ही बुद्धा फ्यूरी लोट्स राहुल के हाथ उड़कर अपने आप ही उस बुढ़िया की तरफ जाने लगता है, जो सौरभ के पीछे छुपी हुई थी। जिसको अपनी तरफ आते देख सौरभ और यामिनी एक साथ नहीं बोलते हैं। पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो लोट्स आराम से उड़कर यामिनी और सौरभ के ठीक सामने जाकर फट जाता है। तो रीडर्स आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नोवेल में आगे? क्या इस हमले से सौरभ अपने आप को और यामिनी को अपनी कल्टीवेशन की मदद से बचा पाएगा, या होगा कुछ अलग? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द ग्रेट मास्टरमाइंड, चैप्टर 39 भयानक ताकत। कोष्टक। अब तक सौरभ के मुंह से इन शब्दों को सुनते ही कि अब वो उसके रहते हुए एल्डर यामिनी या किसी भी शिष्य को हाथ भी नहीं लगा पाएगा, राहुल जोर जोर शैतानों की तरह हंसने लगता है और ऐसे हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, तुम लगता है किसी गलत फहमी में जी रहे हो। हा हा हा, अगर मैंने किसी को मारने का ठान लिया तो उससे तुम क्या कोई भी नहीं बचा पाएगा। और इतना बोलते ही राहुल अपने इन शब्दों को प्रूफ करने के लिए अगले ही पल मोल्टन ग्रीन लोट्स फ्लेम और बोन फ्रीजिंग फ्लेम को कंबाइन करके बुद्धा फ्यूरी लोट्स को अपने हाथों में खिलाकर बुद्धा फ्यूरी लोट्स बरसाओ इन पर अपने गुस्से का कहर ब्लास्ट, ये बोलते हुए उन पर छोड़ देता है, जिसके कारण वो ग्रीन व्हाइट रंग का जलता हुआ लोट्स ठीक सौरभ और यामिनी के सामने जाकर ब्लास्ट हो जाता है। अब आगे बुद्धा फ्यूरी लोट्स के ब्लास्ट होते ही पूरे सेलेस्टियल सेक्ट के बड़े से एरिया में बहुत जोर से बूम बूम धमाके की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके कारण पूरे सेक्ट की जमीन भी बहुत जोरों से कांपने लगती है। और इस ब्लास्ट के साथ ही आसमान में धुएं के साथ साथ ग्रीन व्हाइट रंग की बड़ी बड़ी लपटों को भी भड़कते हुए देखा जा सकता था, जो धमाके से साथ पूरे सेक्ट में फैलकर सेक्ट को अपनी खौफनाक तपन से जला रही थी। और इस धमाके से सेक्ट की कई बिल्डिंगें और कई एरिया तुरंत ही तबाह हो जाते हैं, और इतना ही नहीं, इस धमाके से जमीन में भी कई बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं। और रही बात सौरभ और यामिनी की, जिन्होंने ने इस पूरे धमाके को लोट्स के दिल मेन कोर के बिल्कुल सामने और पास रहकर सहा था, उन्हीं को इससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। वो बुढ़िया जो सौरभ के ठीक पीछे ही खड़ी थी, वो धमाके के शुरू होते ही बहुत जोर से दर्द भरी चीख मारती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। पर फिर जैसे जैसे धमाके का प्रभाव और ज्यादा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही एल्डर यामिनी के शरीर पर मौजूद पहले पूरी स्किन जलती है, फिर धीरे धीरे मांसपेशियां, फिर अंग, फिर खून तेज तपन से भाप बनकर उड़ जाता है, और फिर उसकी हड्डियां जलकर राख बन जाती हैं, और फिर राख भी अस्तित्व से गायब हो जाती है। वैसे तो एल्डर यामिनी के जलकर खाक होने का प्रोसेस बहुत ही कम पलों का था, पर उसके खुद के लिए ये प्रोसेस जन्मों जन्मों का था,
जो अपने शरीर के एक हिस्से को धीरे धीरे जलते हुए महसूस करके असहनीय दर्द को किसी तरह चिल्लाते हुए सहन कर रही थी। और कमाल की बात तो ये थी कि जब वो ये महसूस कर रही थी तब उसके आंखों के सामने उन गांव वालों के चेहरे आ रहे थे जो उससे रहम की भीख मांग रहे थे, जिनको देखकर एल्डर यामिनी को अब उनकी लाचारी, बेबसी और दर्द समझ आ रहा था। पर अब ये समझने में उसको बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। और रही बात सेक्ट लीडर सौरभ की, तो उसने जो अपने आगे प्रोटेक्टिव स्क्रीन लगाई थी वो ब्लास्ट शुरू होते ही तुरंत ही टूट जाती है, जिसके कारण इस ब्लास्ट के प्रभाव से सौरभ खुद हवा में उड़ते हुए दूर स्थित एक पहाड़ से जा टकराता है। कई एल्डर्स जो सौरभ और यामिनी से थोड़ी दूरी पर खड़े थे, जिन पर सौरभ ने प्रोटेक्टिव स्क्रीन लगाई थी, वो इस धमाके के प्रभाव से दूर जाकर गिरते तो हैं पर मरते नहीं हैं। अभी वो लोग जिंदा तो थे पर उन्हें बहुत ही ज्यादा गहरी चोटों का सामना करना पड़ा था, जैसे हड्डियों का टूटना, अंगों का पूरे तरीके से अपनी जगह से हिल जाना आदि, जिसकी वजह से अभी लगभग सभी घायल एल्डर्स उठकर खून की उल्टियां कर रहे थे। रेखा और बाकी के कुछ शिष्य जो अपने सेक्ट लीडर के यहाँ मौजूद होने के कारण हिम्मत करके राहुल को बातें सुनाने के लिए राहुल के पास अपने सेक्ट लीडर से और एल्डर्स से दूर आए थे, वो राहुल के लोट्स के उड़ते ही अपनी दिशा में आते देख उससे डरकर लोट्स के रास्ते से हटकर राहुल के पीछे वक्त रहते बचकर आ गए थे, जिसके कारण इस वक्त वो सभी इस धमाके के आतंक को सुरक्षित रहकर अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे। इस वक्त वो साफ साफ देख सकते थे कि उनका इतना विशालकाय और भव्य सेक्ट कैसे राख और खंड में हर बीतते पल के साथ बदल रहा था। और इस वक्त रेखा अपनी कभी रिस्पेक्टेड और अपने ही एटीट्यूड में रहने वाली अपनी मास्टर को राख में बदलकर अस्तित्व से गायब होते हुए देख सकती थी। और यहाँ तक कि वो लोग अपने पावरफुल और महान सेक्ट लीडर को भी इस धमाके के प्रभाव से किसी कटी हुई पतंग की तरह उड़कर पहाड़ से टकराते हुए देख सकते थे। वैसे ये धमाका हुआ तो कुछ ही पलों के लिए ही था, पर इससे होने वाली तबाही बेहद, ओ माय गॉड, लेवल की थी, जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये तबाही उनके जैसे ही कोर बेयरिंग स्टेज के कल्टीवेटर ने की थी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अभी सभी बचे हुए शिष्य इस तबाही से शॉकड हो ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ राहुल को अपने दिमाग में लगातार सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देने लगती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 50 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 80 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 100 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के कल्टीवेटर को मारने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 200,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली एक इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के 50% से भी ज्यादा राज्य, सेलेस्टियल सेक्ट की बिल्डिंगें, ट्रेनिंग ग्राउंड, डिस्कशन हॉल आदि को बर्बाद करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 1000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स इनाम में देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली 4 बार लगातार लेवल अप करने के लिए। अब होस्ट गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 1 पर आ चुका है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अल्पविराम 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 अल्पविराम। पर इन सब बधाई वाली नोटिफिकेशन को राहुल इस वक्त बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो इस वक्त अपने बुद्धा फ्यूरी लोट्स की भयानक आग से उस बुढ़िया को जलते हुए देख शैतानों की तरह हंसने में बहुत बिजी था। उसे इस वक्त उस बुढ़िया को जलते हुए देख तरस छोड़ो दिल से बहुत ही ज्यादा नफरत महसूस हो रही थी। और इसी नफरत को महसूस करते हुए वो जोर से वैसे ही हंसते हुए बोलता है, पल्लवी, क्या तुमने वो देखा? उद्धरण चिन्ह। सरपंच काका, क्या आपने वो देखा? उद्धरण चिन्ह। अभिषेक, क्या तुमने वो देखा? उद्धरण चिन्ह। मेरे बाकी साथी गांव वालों, क्या तुम सब ने वो देखा? उद्धरण चिन्ह। तुमने देखा कैसे मैंने तुम सबकी मौत के पीछे की मास्टरमाइंड, उस काले दिल की घटिया औरत को मारा? उद्धरण चिन्ह। मैंने उसे मारा, मैंने तुम सबका बदला ले लिया है। मैंने आखिरकार तुम्हारे पापी को सजा दे दी है। और इन्हीं शब्दों को हंसकर बोलते हुए अचानक से राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मैंने बदला ले लिया हंसना बंद करके बार बार धीरे धीरे बोलने लगता है और अपने आंखों से आंसुओं की धाराओं को बहाने लगता है। और इन्हीं आंसुओं में उसे उन दयालु और अच्छे दिल के गांव वालों की जिंदगी दिखने लगती है। कैसे वो अपने चेहरे पर एक मासूम स्माइल के साथ गांव के शांति भरे माहौल में सुकून से जिंदगी जीते थे।
कैसे पल्लवी उसे देखकर प्यारी सी स्माइल देती थी। कैसे गांव वाले सुबह सुबह उठकर एक दूसरे से बातें करते हुए हो खेत में इस्तेमाल होने वाला औजार को कंधे पर उठाकर अपने खेतों में काम करने जाते थे। फिर ऐसे ही राहुल उनको अपने आंसुओं में देख ही रहा था कि तभी अचानक से पल्लवी, सरपंच काका, अभिषेक और बाकी गांव वाले उसके सामने आ जाते हैं और उसे एक बड़ी और प्यारी सी स्माइल देते हुए अपने हाथ को बाय बाय के इशारे में हिलाते हुए पीछे की ओर जाने लगते हैं और एक एक करके स्माइल के साथ उसे बाय बाय करते हुए गायब होने लगते हैं। और जैसे ही आखिर में पल्लवी के गायब होने की बारी आती है तो वो स्माइल के साथ साथ अपने होठों को भी हिलाती है, जिन होठों को राहुल आई लव ही हा बाकी का तुमसे दोबारा मिलने के बाद बाय बाय शब्दों के रूप में पढ़ता है, जिसे पढ़ते ही वो पल्लवी से बोलता है, पल्लवी आगे क्या। अभी राहुल ने इतना बोला ही था कि पल्लवी उससे एक प्यारी सी मुस्कान देकर गायब हो जाती है। और उसके गायब होते ही राहुल को एकदम से होश आता है, जैसे वो किसी सपने से जाग गया हो, जिसके कारण उसे इस वक्त अपना दिल बेहद ही साफ महसूस हो रहा था, जिससे राहुल को ये एहसास होता है कि ये सब खत्म हुआ। उद्धरण चिन्ह, सभी चीजों को सूद समेत चुका दिया गया है, मदद, दुश्मनी, प्यार और नफरत, सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। तो क्या हुआ अगर वो मासूम और साफ दिल के नॉर्मल इंसान थे तो? उद्धरण चिन्ह, तुम्हें क्या लगता है तुमने ऊंचा, ताकतवर और महान कल्टीवेटर होकर क्या ऐसा बड़ा उखाड़ लिया है, जिससे तुम उन सबको कीड़े मकोड़े होने का दर्जा दे पा रहे हो? मैं तो अभी सिर्फ तुम्हें मुझसे पिटकर पहाड़ों में धूल बिटोरते हुए ही देख पा रहा हूँ। मेरी आंखों में पल्लवी, सरपंच, अभिषेक और बाकी के गांव वालों की जिंदगी तुम बुरे और काले दिल वाले कल्टीवेटर्स की जिंदगी से तो करोड़ों गुना ज्यादा जरूरी और कीमती है, जिनकी जान का भुगतान तुम करोड़ों बार मर के भी नहीं कर सकते। और इतना एहसास होते ही राहुल नीचे सेक्ट की तरफ देखता है, जो अभी किसी सुनसान खंडर से कम नहीं लग रहा था। फिर उसकी नजर आसपास घायल शिष्यों और घायल एल्डर्स पर जाती है, जिनको देखकर राहुल उनके साथ कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका था और उसने सारी नफरत को सूद समेत चुका दिया गया था। जिसके बाद उसे समझ आता है कि इस निर्दयी दुनिया में उसे सख्त बनने की एक्टिंग नहीं बल्कि हमेशा ही सख्त बनकर रहना पड़ेगा, वरना ये दुनिया उसे कमजोर समझकर अपने फायदे के लिए खा जाएगी। आज वो सख्त था तभी तो वो एक ताकतवर इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर के पीछे छिपी हुई बुढ़िया को उसकी बिल्कुल लाचार आंखों के सामने मारकर अपने बदले को पूरा और पल्लवी को जिंदा करने के लिए लेवल अप कर पाया था। अभी राहुल ये सब सोच और महसूस कर ही रहा था कि तभी अचानक से एक बूम की आवाज एक दूर पहाड़ में से सुनाई देती है, जिसके कारण राहुल जैसे ही उस तरफ देखता है तो राहुल को जगह जगह उड़कर गिरते हुए पत्थरों में से एक परछाई निकलकर सेक्ट की तरफ आते हुए दिखाई देती है, जिसके चेहरे पर इस वक्त गुस्से के भावों को बहुत ही आराम से देखा जा सकता था। और ये कोई और नहीं सेक्ट लीडर सौरभ था, जो अपने आप को उस धमाके के प्रभाव से संभाल कर अभी वापस आ रहा था। इस वक्त सौरभ की दाढ़ी और उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे और जले हुए थे। और जैसे ही सेक्ट लीडर अपने सेक्ट में पहुंचकर अपने सेक्ट की इस हालत को देखता है तो उसके चेहरे पर पहले से मौजूद गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब उसकी आंखों में भी गुस्से के मारे खून उतर आया था। और इसी गुस्से में वो राहुल पर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, छोटे हरा मीकू अते, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह, और उसके मुंह से इन शब्दों के निकलते ही सौरभ गुस्से से अपनी पूरी कल्टीवेशन की ताकत का ऑरा राहुल को क्रश करने के लिए समुद्र की लहरों की तरह राहुल की तरफ भेज देता है। जब एक इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर गुस्सा होता है तो उसके गुस्से से लाखों लोगों के शरीर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिनसे निकलने वाला खून पूरे समुद्र को अपने लाल रंग में रंग सकता है। और वही सौरभ की इस बात को सुनते ही राहुल उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जिस समय से पैनगांव पूरे तरीके से खत्म हुआ था, उस समय से ही तुम्हें अपने सेक्ट को मुझसे बचाने की हर संभव कोशिश शुरू कर देनी चाहिए थी। पर तुम उस वक्त उस बुरी यामिनी को बचाने का प्रयास कर रहे थे, जिससे तुम्हारे सेक्ट का ऐसा अंत होने वाला है, इसका अनुमान तुम्हें पहले ही हो जाना चाहिए था। तुम हमेशा मेरे सामने दयालु और अच्छा बनने की कोशिश करते आए हो, जो कोशिश तुमने सिर्फ मेरे मास्टर के डर के कारण ही की थी। सौरभ, मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं कि मैं, राहुल शर्मा, कभी भी कुछ करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहता हूं, बल्कि सब कुछ खुद की क्षमता से ही करता हूं। जिसका सीधा सीधा मतलब ये कि मैं आता अपनी मर्जी से हूँ, चीजें अपनी मर्जी से करता हूँ और जब भी मन करता है जाता भी अपनी मर्जी से ही हूँ। हा सौरभ, अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हारी को अतीत जिंदगी को तुमसे छीनूंगा। उद्धरण चिन्ह, और इतना बोलते ही वो डिवाइन एस्केप एम्बलम का इस्तेमाल करके वूश की आवाज के साथ बिना पीछे कोई निशान छोड़े अपनी जगह से गायब हो जाता है।
अल्पविराम 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 अल्पविराम। आज सेलेस्टियल सेक्ट ने बहुत से भारी नुकसान झेले थे, जिससे देश में सेक्ट की रिस्पेक्ट में भारी गिरावट आई थी। आज ना सिर्फ सेक्ट ने एक ओरिजिन इन्फेंट स्टेज की एल्डर को खोया था, बल्कि सेक्ट के सभी शिष्यों और एल्डर्स ने भी भारी चोटें खाई थी। अब उनके सेक्ट की आधी से ज्यादा बिल्डिंगें और ट्रेनिंग ग्राउंड नष्ट हो चुके थे, जिसके कारण इस वक्त सेक्ट किसी खंडर से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था। और जैसे ही सेक्ट में से राहुल गायब होता है, वैसे ही सेक्ट लीडर सौरभ बिल्कुल पागल होकर राहुल को जान से मारने के लिए शिकार पर निकल जाते हैं। पर सब दिशाओं में हाथ पैर मारने के बाद और कई तरह की तकनीकों को इस्तेमाल करने के बाद भी सेक्ट लीडर को राहुल क्या उसकी एक निशानी भी नहीं मिलती है कि वो इस दिशा में जा सकता है। जिसके कारण सेक्ट लीडर गुस्से से चिल्लाता है, डैम इट, शिट। ये सेलेस्टियल सेक्ट के 5000 सालों के इतिहास में सेक्ट की सबसे बड़ी बेइज्जती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर के होते हुए एक तुच्छ कोर बेयरिंग स्टेज का कल्टीवेटर राहुल उसके पूरे सेट को बर्बाद करके खंडर बनाकर उसकी नाक के नीचे से भागकर बच के निकल गया और वो कुछ कर भी नहीं पाया। इस बेइज्जती के घूंट को सौरभ 1000 सालों में भी नहीं पूरा खत्म कर सकता था। मतलब इस बेइज्जती को सौरभ अगले 1000 सालों में भी नहीं भूल सकता था। और सबसे खराब बात तो ये थी कि उसे राहुल उसका गुस्सा उतारने के लिए मिल भी नहीं रहा था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। इस वक्त तक राहुल सेलेस्टियल सेक्ट से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर आ चुका था। और रही बात सौरभ उसे क्यों नहीं ढूंढ पाया, तो इसका सीधा साधा जवाब है राहुल का स्पेशल ब्लैक लॉन्ग कोट, जो उसने सेक्ट से निकलते ही पहन लिया था। जिसको पहनकर वो अगर सौरभ के सामने भी जाकर खड़ा हो जाएगा तो वो उसे नहीं पहचान पाएगा। हजारों किलोमीटर दूर राहुल इस वक्त एक सुनसान जंगली इलाके में आ चुका था, जहां वो पल्लवी को जिंदा करने के रास्ते को ढूंढने के लिए गोल्डन कोर स्टेज की पूरी फाउंडेशन मतलब पूरी मास्टरी पर जल्द से जल्द एक्सपीरियंस पॉइंट्स इकट्ठा करके पहुंचना चाहता था, जिसके लिए वो आसपास के बीस्ट्स को एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए मारने लगता है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नोवेल में आगे? क्या सौरभ राहुल से अपना बदला लेने के लिए उसे कभी ढूंढ भी पाएगा? और क्या राहुल अपने इस नए सफर में पल्लवी को जिंदा करने के लिए शांति से एक्सपीरियंस पॉइंट्स इकट्ठा कर पाएगा, या होगा नई मुश्किलों और नए रोमांच से भरे एडवेंचर का आरंभ? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 40। मेरे हिसाब से तुम सबको एक साथ हमला करना चाहिए। अब तक सौरभ को ये धमकी देते ही कि अगली बार जब वो उससे मिलेगा तो वो उसकी को अति जान उससे छीन लेगा, राहुल डिवाइन एस्केप एम्बलम का इस्तेमाल करके अपनी जगह और सेलेस्टियल सेक्ट से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है, जिसके कारण सौरभ पूरी तरह से गुस्से से पागल होकर राहुल को सेक्ट से बाहर हर दिशा में ढूंढने लगता है और बहुत मेहनत और तकनीकों का इस्तेमाल करने पर भी उसे राहुल नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल अपने स्पेशल ब्लैक लॉन कोट के फीचर्स के कारण सेक्ट लीडर की आंखों के सामने से सुरक्षित बचकर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक जंगल में आ जाता है, जहां पल्लवी को जिंदा करने के रास्ते को सिस्टम से पाने के लिए राहुल गोल्डन कोर स्टेज की पूरी मास्टरी पर पहुंचने के लिए जंगली बीस्ट्स को मार के उनसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स इकट्ठा करके लेवल अप करने लग जाता है। अब आगे जंगल में पहुंचकर राहुल लेवल अप करने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए जंगली बीस्ट्स आध्यात्मिक जानवरों को मारने के लिए इधर से उधर घूमकर ढूंढने लगता है, जिनका शिकार लगातार करते करते राहुल को अब कई दिन बीत जाते हैं। और इस समय के दौरान राहुल को बहुत से जंगली बीस्ट्स नजर आते हैं, जिनको मारकर वो बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेता है, जिसके कारण शुरुआत में जो उसके पास कुछ हजार ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे, वो बढ़कर अब कई लाख हो चुके थे, जिनको धीरे धीरे इकट्ठा करते हुए राहुल थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते जा रहा था। और इन पॉइंट्स को इकट्ठा करते वक्त जब भी राहुल थक जाता था तो वो उसी जंगल में किसी खुले मैदान में आसमान को अपनी चादर समझकर उड़कर और धरती को बेड समझकर उसके ऊपर लेटकर सो जाता था, और जैसे ही थकावट दूर होती वैसे ही वो फिर से अपनी आंखें खोलकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए जंगली बीस्ट्स का शिकार करने लग जाता था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। और ऐसा करते करते राहुल को अब आधा महीना बीत चुका था, जिसके कारण अब वो शिकार करते करते उस जंगल के बहुत ही अंदर पहुंच गया था, जिस एरिया में पहुंचते ही उसे एक कीचड़ से भरे तालाब में एक बीस्ट दिखता है, जिसे देखते ही राहुल के मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि उसने उस जंगली बीस्ट को देखा ही क्यों। ये बीस्ट साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा और भद्दा हरे रंग का फ्रॉग था, जिसकी 3 आंखें इस वक्त 3 बड़े बड़े बल्ब की तरह उसके चेहरे पर चमक रही थी, जिस चेहरे से इस वक्त बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी, और इस वक्त उसके बड़े शरीर पर बहुत से कीड़े भी इधर से उधर रेंग रहे थे।
और इस वक्त इस फ्रॉग को और भी ज्यादा गंदा उसके सर के ऊपर से निकलने वाला पीले रंग का तरल पदार्थ बना रहा था, जिसको देखकर राहुल का उस फ्रॉग को दोबारा देखने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने उस फ्रॉग में ढक को दोबारा देखा तो उसे उल्टी हो जाएगी, जिसके कारण राहुल उस फ्रॉग को वहीं छोड़कर वहां से दूर जाने लगता है, क्योंकि उसे इस फ्रॉग को कुछ हजार एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए मारकर अपनी सवोट गंदी करने का कोई भी शौक नहीं था। अभी राहुल दूर जा ही रहा था कि तभी उसको ऐसे जाते देख वो फ्रॉग कीचड़ से बाहर कूदकर राहुल के रास्ते के बीचों बीच लैंड होकर राहुल को आगे जाने से रोक देता है और राहुल के सोच के परे इंसानी भाषा में बोलता है, देखो खाना खुद चलकर खाने वाले के पास आया है। वैसे तुम हो तो अभी छोटे बच्चे ही, जिसको खाकर मेरा पेट तो नहीं भरेगा, पर भूख थोड़ी देर के लिए शांत जरूर हो जाएगी। और उसको ऐसे इंसानी भाषा बोलते सुन राहुल अपनी जगह पर कुछ पल के लिए जम सा जाता है, पर फिर जल्दी ही वो अपने आप को इस बात से संभाल कि इस मेढक ने अभी इंसानी भाषा में बात की है। राहुल बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस अजीब दुनिया में आने के बाद किसी इंसानी भाषा बोलने वाले बीस्ट से मिलूंगा, या अगर मैं थोड़ा और साफ साफ कहूं तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो पहला बीस्ट जिसे मैं इंसानी भाषा बोलते हुए देखूंगा वो इतना ज्यादा गंदा, भद्दा और डिस्गस्टिंग होगा। अभी राहुल ने उस फ्रॉग को इतना बोला ही था कि तभी उसे अपनी नई मिली हुई यादों से ये बात याद आती है कि जब कोई बीस्ट गोल्डन कोर स्टेज की पूरी मास्टरी को प्राप्त कर लेता है तो अगले स्टेज पर लेवल अप करने के लिए उस बीस्ट को अगले 49 दिनों के लिए कम ताकत पर जीना होता है, और एक बार अगर वो इन 49 दिनों में जिंदा बच जाता है तो वो ओरिजिन इन्फेंट स्टेज पर लेवल अप कर जाता है, और ओरिजिन इन्फेंट स्टेज पर लेवल अप करते ही उस जंगली बीस्ट का दिमाग इतना ज्यादा विकास कर जाता है कि वो इंसानी भाषा को आसानी से बोल पाता है। और अगर एक बार कोई बीस्ट ओरिजिन इन्फेंट स्टेज की पूरी मास्टरी को प्राप्त कर लेता है तो उसे अगले स्टेज पर लेवल अप करने के लिए 59 दिन बहुत ही कम ताकत पर जीना पड़ता है, और अगर इन दिनों को वो सक्सेसफुली जिंदा रहकर पार कर लेता है तो वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर लेवल अप कर जाता है, जिस लेवल पर आते ही वो बीस्ट इंसानी शरीर को भी धारण कर सकता है। अभी राहुल इन यादों को याद करके इनसे इंफॉर्मेशन ले ही रहा था कि तभी उसे उस फ्रॉग की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, गू गू, छोटे कमजोर इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दादे फ्रॉग को भद्दा कहने की? तुम लगता है मौत की तलाश कर रहे हो। और इतना गुस्से से बोलते ही वो फ्रॉग अपनी बड़ी नुकीली और धारदार जीभ को निकालकर उससे राहुल पर हमला कर देता है। जिस जीभ को अपनी तरफ आते देख राहुल तुरंत ही अपनी लाइटनिंग हिसिट तकनीक का इस्तेमाल करके उसके हमले से बच जाता है और अपनी उल्टी को कंट्रोल करते हुए उस गंदे फ्रॉग से बोलता है, तुम्हारे सर से वो पीला पीला निकल रहा है, जिसके बाद भी अभी तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि तुम भद्दे हो। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुनते ही वो फ्रॉग गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि आज एक गोल्डन कोर स्टेज का कल्टीवेटर उसका मजाक उड़ाने की हिमाकत कर रहा था, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की बात थी, और इस इंसल्ट को महसूस करते ही वो गुस्से से राहुल पर चिल्लाता है, तुम मुझे सीधा सीधा तुम्हें मारने के लिए कह रहे हो। और ये चिल्लाते ही वो फ्रॉग अपने मुंह को बंद करके अपनी नाक से सांस लेकर आसपास की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर इकट्ठा करने लगता है, जिससे वो अपने ऑलरेडी बड़े साइज को और भी बड़ा करने लगता है, जिससे उसकी ताकत और स्पीड में लगातार बढ़ोतरी होते जाती है। जिसको देखते और महसूस करते ही राहुल अपने मुंह में ही उस फ्रॉग को गंदी गंदी गा लिया देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये फ्रॉग ऐसे ही अपनी ताकत बढ़ाता रहा तो उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जिसके कारण राहुल तुरंत ही अपनी लाइटनिंग हिसिट तकनीक का इस्तेमाल करके आसमान में ऊंचे से ऊंचा उड़ने लगता है, और उड़ते उड़ते वो अपनी 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक को भी एक्टिवेट करके अपनी ताकत को 9 गुना बढ़ा लेता है। और राहुल को ऐसे ऊपर आसमान में उड़ते देख वो फ्रॉग भी राहुल को खाने के लिए तेजी से नीचे की ओर से ऊपर की ओर उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। जिसको नीचे से अपनी तरफ आते देख राहुल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और वो अगले पल तुरंत ही अपनी ग्रेट ब्लैक हैवी सवोट पर फ्लेम डिवोरिंग वेव तकनीक का इस्तेमाल करके उस फ्रॉग की तरफ नीचे की ओर तेजी से बढ़ते हुए बोलता है, अच्छा हमला था फ्रॉगी, पर अब इसको खाओ। उद्धरण चिन्ह। और इतना बोलते ही राहुल अपनी आग से लिपटी हुई तलवार उस फ्रॉग के सर पर दे मारता है, जिसके कारण जैसे ही वो कुछ 100 किलो की ग्रेट ब्लैक हैवी सवोर्ड उस मेढक के सर से टकराती है तो पहले तो इस खतरनाक हमले की ताकत और तलवार से निकलती हुई भयानक तपन को महसूस करते ही उस मेढक के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही बदल जाते हैं, और फिर वो मेढक सीधा जमीन पर तेजी आकर धम की आवाज के साथ आकर गिरता है, जिसके गिरने से जमीन पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा तैयार हो गया था और हर जगह धूल ही धूल हो गई थी।
राहुल का ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसमें उसने फ्लेम डिवोरिंग वेव की पूरी मास्टरी की ताकत और 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, जिससे उस फ्रॉग को बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई थी। अभी ओरिजिन इन्फेंट स्टेज का बीस्ट उस गड्ढे में ही लेटा हुआ था और जरा भी नहीं हिल रहा था, जैसे कि वो मर गया हो, और राहुल को भी यही लग रहा था। पर उसे इस वक्त तक भी अपने सिस्टम से कोई भी नोटिफिकेशन सुनाई नहीं दी थी, जिसके कारण वो कंफ्यूज हो रखा था। अभी वो कंफ्यूज था ही कि तभी उसके दिमाग में कुछ खटकता है, जिसके खटकते ही राहुल जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे ये समझ आ गया था कि ये मेढक आधी बेहोशी की हालत में ना हिलकर मरने का नाटक करके अपनी जान बचाना चाहता है। जिसको देखकर राहुल को उसे जिंदा छोड़ने का मन तो करता है, पर अगले ही पल उससे पहले की बात याद आ जाती है कि कैसे ये फ्रॉग उसे कमजोर समझ के तुरंत ही खाने के लिए आ गया था, जिसे याद करते ही अब राहुल को वो फ्रॉग नहीं बल्कि उसके 100,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स नजर आ रहे थे, जिसे राहुल ऐसे कैसे जाने दे सकता था। नोट: कल्टीवेटर्स को मार के मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स और बीस्ट्स को मार के मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स में अंतर होता है। जैसे ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के कल्टीवेटर को मारने पर 200,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, और ओरिजिन इन्फेंट स्टेज के बीस्ट को मारने पर 100,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। और ऐसा अंतर इसलिए क्योंकि कल्टीवेटर्स के पास ज्यादा तकनीकें, बुद्धि और जान बचाने के तरीके किसी बीस्ट से ज्यादा होते हैं। कोष्टक: और इसी सोच के साथ राहुल अपनी बिजली पर सवार होकर फ्रॉग की तरफ उस पर आखिरी हमला करके उसकी जान निकालने के लिए तेजी से बढ़ने लगता है। पर ठीक इसी वक्त जंगल से कुछ परछाइयां, या ठीक से गिनो तो 7 परछाइयां निकलकर उस फ्रॉग की तरफ आने लगती हैं, जिनके हाथों में इस वक्त तीर कमान, तलवार और भाले थे। और उस फ्रॉग के पास पहुंचते ही वो घायल हुए आधे बेहोशी की हालत में पड़े फ्रॉग को बिना कुछ बोले ही मारने लगते हैं। जिनको ऐसा करते देख राहुल की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं, और वो अपने मन बोलता है, हे, ये लोग क्या करने की कोशिश रहे हैं? उद्धरण चिन्ह: क्या ये मिराकिल एक्सपीरियंस पॉइंट्स चुराने की कोशिश रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जिसका एहसास होते ही वो उन पर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ, उसको जान से मत मारो, मुझे बस आखिरी अटैक करने दो, उसके बाद भले ही ये पूरा भद्दा जानवर तुम अपने पास रख लेना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हारे इस शिकार में हिस्सा भी नहीं मांगूंगा, प्रॉमिस। और इतना बोलते बोलते राहुल आसमान से जमीन की तरफ तेजी से आने लगता है। पर राहुल की इस बात को सुनते ही वो लोग राहुल की बात को टोटल ही बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और उनमें मौजूद 2 धनुषधारी तो राहुल पर ही अपने धनुष तान लेते हैं और तुरंत ही स्टील के बने तीरों से हमला कर देते हैं, जिनसे बचते हुए राहुल अपनी भौं को आपस में जोड़कर मुंह बनाते हुए और नाक सिकोड़ते हुए अपनी तलवार पर पकड़ कसते हुए गुस्से से बोलता है, शिट, अब तुम डाकुओं ने दिन दहाड़े भी लूटपाट शुरू कर दी है। चलो ये फिर भी एक तरीके से ठीक है कि तुम मेरे किल एक्सपीरियंस पॉइंट्स को चुरा रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारी ड्यूटी का हिस्सा है, पर अब तुम इसके साथ मुझे भी मारना चाहते हो। मैं तुम सबकी अभिनर्क के जल्लाद से मीटिंग फिक्स करता हूँ। और इतना बोलते ही राहुल उन तीर चलाने वालों पर फ्लेम डिवोरिंग वेव तकनीक और 6 फॉर्म ऑफ अनडेड बॉडी आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार से बहुत ही तेजी के साथ हमला करता है, जिससे वो दोनों धनुषधारी कल्टीवेटर अपने धनुष को सामने की ओर करके बचने की कोशिश करते हैं। पर राहुल का हमला इतनी जोर का था कि वो दोनों तुरंत ही हमले के प्रभाव से दूर जाके गिरते हैं। पर गिरने के बाद भी वो तुरंत ही राहुल के हमले से हुए दर्द को सहन करते हुए अपने साथियों को बोलते हैं, अभी के लिए इस 3 आंख वाले विषधारी मेढक को मरना बंद करो और इस लड़के को मिलकर रास्ते नहीं दुनिया से हटाओ, वरना ये आगे प्रॉब्लम खड़ी करेगा। और ध्यान रखना कि ये लड़का बिल्कुल भी आसान टारगेट नहीं है। और इतना बोलते ही उस धनुषधारी के मुंह से खून की उल्टी होती है। और अपने उस साथी की बात को सुनते ही वहां मौजूद 5 लोग राहुल की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं कि इस लड़के के पास कितनी ताकत है कि उसने उनके साथी को इतना घायल कर दिया है। पर जैसे ही वो ये देखते हैं कि राहुल सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज के पहले लेवल का कल्टीवेटर है, तो उनके चेहरों पर राहुल को लेकर लानत के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे, और उन्हें ये भी समझ आ गया था कि राहुल ने उनके साथी को सरप्राइज अटैक से इतना घायल किया है। और ये समझ आते ही उनमें मौजूद एक आदमी, जिसने एक नुकला, भारी और बड़ा भाला अपने हाथों में पकड़ रखा था, वो अपने साथी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या आसान टारगेट नहीं है? अरे ठीक से देखो, ये गोल्डन कोर स्टेज के पहले लेवल का बच्चा है, इससे और आसान भला क्या ही हो सकता है? अरे बच्चे, अले ले मम्मी की याद आ रही है, हा। और उसके इन शब्दों को सुनकर उस धनुषधारी का मुंह बन जाता है, और वो उस भाले वाले अपने साथी से बोलता है, अगर ऐसी बात है तो जाओ और एक एक करके उस बच्चे की तलवार का वार सहो,
तुम्हें अंतर पता चल जाएगा कि ये अपनी मम्मी को याद कर रहा है कि तुम्हें अपनी मम्मी याद करवा रहा है। और धनुष वाले की ये बात सुनते ही वो भाले वाला कल्टीवेटर, जो दिखने से उनका लीडर लग रहा था, वो अपने ग्रुप में मौजूद 2 तलवारबाजों, एक लड़की और एक लड़के को राहुल की असलियत सामने लाने के लिए हमला करने का इशारा करता है। जो इशारा मिलते ही दोनों लड़की और लड़का अपनी उड़ने वाली तलवारों पर खड़े होकर राहुल की तरफ हमला करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और राहुल की तरफ बढ़ते हुए वो लड़का व्यंग्यात्मक ढंग से बोलता है, एक तुच्छ गोल्डन कोर लेवल 1 के कल्टीवेटर की इस खतरनाक बोन फॉरेस्ट हड्डियों के जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है इसका जीने से मन ऊब गया है। इस वक्त उन सातों में मौजूद 5 लोग गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 5 पर थे। वो भाले वाला कल्टीवेटर गोल्डन कोर स्टेज के लेवल 8 पर था और लड़की जो इस वक्त एक लड़के के साथ राहुल पर तलवार से हमला करने के लिए बढ़ रही थी, वो गोल्डन कोर के लेवल 6 की एक्सपर्ट कल्टीवेटर थी। भले ही ये सब अपने आप को राहुल के सामने बड़े 30 मार्खा समझ रहे थे, पर राहुल की आंखों में ये सातों किसी 7 फड़फड़ाती हुई मुर्गियों से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। और उन दोनों को अपनी तरफ हमला करने के लिए आते देख राहुल की भौं ऊपर की ओर उठ जाती है और वो उन लोगों को देखकर गुस्से से बोलता है, तुम लोग अभी के अभी रुक जाओ और मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम लोग मेरे ही शिकार, जिसको मैंने अभी अभी मार के बेहोश किया है, उसको चुराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और कर तो रहे ही हो, पर साथ में मुझे भी जान से मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जो सुनते ही वो दोनों तलवार पर उड़ते हुए कल्टीवेटर और फ्रॉग के पास खड़े हुए 5 कल्टीवेटर्स अपनी जगह पर जम से जाते हैं, पर फिर जल्दी ही वो जोर से हंसते हुए राहुल से पूछने लगते हैं, क्या तुमने इस जहरीले फ्रॉग को बेहोश किया है? हाँ हाँ हाँ, कितना बढ़िया जोक है। अरे बच्चे, क्या तुम्हें यह भी पता है कि ये फ्रॉग किस लेवल का है जिसे तुम बेहोश करने की बात कर रहे हो? वो हम थे जिसने इस फ्रॉग का पीछा लगातार 7 दिन और 7 रातों तक किया है, बिना इस पर सही मौके के एक भी बार हमला किए, और आखिर आज जाकर इसने कुछ गलत खा लिया है, जिससे ये यहाँ आकर खुद बेहोश हुआ है, जिस पर अब तुम इस चीज का फायदा उठाते हुए दिखावा करने की कोशिश कह रहे हो कि इसको तुमने बेहोश किया है। तुम इसको पाने के बारे में सोचना भी मत। वैसे अभी अगर हम तुम्हें यहाँ इस बोन फॉरेस्ट में मार दें तो हमें ये शिकार किसका है ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। है ना बढ़िया आइडिया? तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? जो सुनते ही राहुल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, हम तुम्हारे आइडिया के हिसाब से अगर मैं तुम सबको मार दूं तो मुझे भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये एक्सपीरियंस पॉइंट्स, मेरा मतलब शिकार किसका होगा। ये आइडिया बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। चलो अब जल्दी से इस आइडिया के हिसाब से डिसाइड करो कि तुम मेरे एक एक करके मरने आओगे कि एक साथ। वैसे एक साथ आना, क्योंकि इससे मेरा, तुम्हारा और भगवान यम का टाइम वेस्ट नहीं होगा। आ जाओ जल्दी एक साथ। उद्धरण चिन्ह। और राहुल के मुंह से इन बड़े दावे वाले शब्दों को सुनते ही वो सभी शौक हो जाते हैं, जिसके कारण राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सक्सेसफुली सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए सिस्टम आपको 20 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नोवेल में आगे? कौन और कहां से आए हैं ये 7 कल्टीवेटर्स जो खुद मुर्गियां होकर राहुल जैसे डायनासोर से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं? और राहुल इन्हें पीट पीट कर किस किस रिश्ते, मम्मी, पापा, नानी, दादी आदि की याद दिलाएगा? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल स्टोरी को। आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और लाइक दिस स्टोरी।